शुरुआत बड़ी खबर से। लेबनान पेजर ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर है। ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। लेबनान पेजर ब्लास्ट में लगभग 20 लोगों की मौत हो गई है। ये ब्रेकिंग न्यूज आप हमारे पीछे देख सकते हैं। लेबनान पेजर ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर। ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है और हमले में 4000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। अब तक 1200 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाके भी घायल हुए हैं। 400 से ज्यादा लोगों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। ये आप इधर ब्रेकिंग न्यूज देख पा रहे हैं और इधर ये तस्वीर आप देखिए और ये तस्वीर बता रही है कि अस्पताल में घायलों की कतार लगी हुई है। 4000 से भी ज्यादा संख्या में घायल हुए हैं और ये अपने आप में एक ऐसी ये एक ऐसा तरीका सामने आया है। पेजर ब्लास्ट, पेजर हथियार जो किसी जमाने में पेजर का इस्तेमाल हुआ करता था। पेजर का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के मेंबर्स करते थे, वहां पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल बैन था और पेजर के जरिए एक दूसरे को संदेश भेजते थे। लेकिन पेजर को ही हथियार बना लिया गया और एक के बाद एक धमाके, बहुत छोटे छोटे धमाके हुए, बहुत कम इंटेंसिटी के धमाके हुए, कम तीव्रता के धमाके हुए, लेकिन ये धमाके जानलेवा साबित हुए और अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 4000 से भी ज्यादा लोग घायल हैं, जो इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। सड़क पर धमाका हुआ, मार्केट में धमाका हुआ, लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही अफरा तफरी का माहौल। और ये पेजर है क्या, ये भी आपको बताएंगे। तो तबाही का पेजर हथियार, दो देश में जो पेजर कम्युनिकेशन है उसमें डिवाइस में ब्लास्ट हुआ है। ये आपको तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और साथ ही लेबनान में ये पहला ब्लास्ट हुआ। पहले ब्लास्ट में एक लड़की समेत 3 की मौत हुई है। तबाही का ये पेजर हथियार कुछ मिनट बाद लेबनान के कई जगहों पर सीरियल ब्लास्ट होने लगे। लोग समझ पाते उससे पहले ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बाजार, सड़क, हर जगह ये ब्लास्ट होने लगे। लेबनान के कुछ देर बाद सीरिया में भी पेजर ब्लास्ट हुआ और सीरियल ब्लास्ट में अब तक का जो आंकड़ा है वो 20 लोगों की मौत का आंकड़ा है। 1200 लड़ाके भी घायल हुए हैं। एक हिजबुल्लाह कमांडर की मौत हुई है। 1200 लड़ाके घायल हुए हैं। एआई तकनीक के इस्तेमाल की आशंका, अभी भी दुनिया समझ नहीं पाई कि हुआ क्या, कैसे पेजर में ब्लास्ट किया गया। तो ये आशंका है कि एआई की तकनीक का इस्तेमाल किया गया। दोपहर 3:30 बजे ये ब्लास्ट की शुरुआत हुई और ये ब्लास्ट सीरियल ब्लास्ट की तरह अलग अलग जगहों पर, इलाकों में धमाका होता गया। अब पेजर होता क्या है ये आपको जरा बताते हैं। कम्युनिकेशन डिवाइस, छोटा रेडियो रिसीवर ये एक तरह से होता है। ये आपको याद होगा किसी ज़माने में पेजर का इस्तेमाल होता भी था जब मोबाइल नहीं हुआ करता था। छोटा रेडियो रिसीवर होता है। 3 तरह के पेजर होते हैं और इसमें 1 वे पेजर, 2 वे पेजर, वॉइस पेजर। यहाँ इस पेजर के जरिए एसएमएस की तरह संदेश आते जाते हैं। अभी तो हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, टेलीग्राम यूज़ करते हैं, तुरंत मैसेज और वीडियो सब कुछ चले जाते हैं। लेकिन पेजर से आप मैसेज, टेक्स्ट मैसेज जाते हैं। ये कमर में या पॉकेट में आप इसे रख सकते हैं पेजर को। मोबाइल की तरह पेजर का भी नंबर पेजर स्क्रीन पर संदेश फ्लैश होता है और मोबाइल के आने से पहले इसका इस्तेमाल होता था। 90 के दशक में पेजर लोग लगाते थे बड़े शौक से और पेजर के जरिए एक खास दूरी में मैसेज भेजा जाता था। और यहाँ सवाल ये है कि हिजबुल्लाह के मेंबर्स सिर्फ पेजर का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे। इसके पीछे भी बड़ी दिलचस्प कहानी है और कहानी ये है कि एक बार कमांडर की मौत हो गई थी, हिजबुल्लाह के कमांडर की मौत हो गई थी और तब से मोबाइल फ़ोन या सैटेलाइट फ़ोन के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया था। पेजर का इस्तेमाल किया गया था। और हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं और इन दोनों मेहमानों से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अब इस पेजर ब्लास्ट से अरब में अब एक नई जंग छिड़ सकती है। और हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं, अरविंद सिंह तेजावत भी जुड़ गए हैं। दोनों विदेश मामलों के जानकार हैं। फिलहाल संजीव श्रीवास्तव भी हम जुड़ेंगे, हमारे साथ अरविंद सिंह तेजावत हैं। अरविंद जी, सबसे पहले तो ये एक ऐसा ब्लास्ट है और ये कहीं ना कहीं संकेत है कि हम अब मोबाइल या पेजर जैसे चीज़ों का इस्तेमाल अब जंग में होने लगा है। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पेजर ब्लास्ट, इसका असर क्या? खुद अभी वहाँ के लेबनान के और जो वहाँ के हमास के लोग हैं
वो भी यह पूरी तरीके से समझने में नाकामयाब हो रहे हैं कि हुआ क्या है। दरअसल अगर बैटरी में विस्फोट हुआ भी है, तो क्या यह विस्फोट क्या एआई तकनीक से हुआ है या पहले से ही जो बैटरी में ऐसा एक्सप्लोर करने वाला जो चीज़ें हैं, एक्सप्लोसिव है, वो क्या पहले से इंस्टॉल था या बाद में केवल बैटरी का उपयोग करके उसका इस्तेमाल किया गया है? तो ये सारे अनुत्तरित प्रश्न हैं जिस पे आगे आने वाले दिनों में चर्चा होगी। फीचर क्योंकि हम देखते हैं कि जो सेल फ़ोन होता है, सेल फ़ोन में बहुत सारी ऐसी डिवाइसेज़ होती है, चाहे वो जीपीएस तकनीक का उसमें इस्तेमाल होता है। तो ऐसे में क्या है कि हमास के लड़ाकों को लोकेट करना बहुत ही आसान था और लोकेट करने के बाद में हम जानते हैं कि मिसाइल के अटैक से या बहुत सारे ऐसे तरीके हो सकते थे, जिससे उन लड़ाकों को आसानी से मारा जा सकता था। तो सुरक्षा की दृष्टि से ये हमास के लड़ाके क्या कर रहे थे? हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाके कि वो पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे। जो 90 के दशक में जो भारत की जो पीढ़ी है, वो जानती है, बहुत सारे हिंदी गानों में भी पेजर का इस्तेमाल हुआ है। गोविंदा की ही एक फ़िल्म थी जिसमें कि हम देखते हैं कि गोविंदा साहब ये बोलते हैं कि व्हाट इज़ मोबाइल नंबर, करूँ क्या डायल नंबर एंड व्हाट इज़ पेजर नंबर। तो सेल फ़ोन के आने से पहले ये एक कम्युनिकेशन का माध्यम था जिसमें कि केवल संदेश भेजे जाते थे और वो आम तौर पे टेक्स्ट के रूप में भेजे जाते थे, जिसमें जीपीएस वगैरह ये सारी जो डिवाइसेज़ वगैरह ये सब ट्रैक करना वह संभव नहीं था। ये मोबाइल का आरंभिक रूप था, जिसमें केवल टेक्स्ट मैसेज का आदान-प्रदान होता था। यह तो हिजबुल्लाह के और हमास के जो लड़ाके हैं, वह अपनी सुरक्षा कारणों से उसका इस्तेमाल कर रहे थे। पर ईरान ने इज़राइल ने कौन-सी तकनीक का इस्तेमाल करके उसमें विस्फोट किया? यह प्रश्न मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में इसके उत्तर मिल पाएँगे। पर अभी तो पूरा ही जो खासकर युद्ध तकनीक के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, वो लेकिन आश्चर्यचकित हैं कि आखिर ये इस हुआ। ब्लास्ट ने युद्ध का एक तरीका ही बदल दिया कि अब युद्ध आमने-सामने नहीं, दुश्मन कहीं और भी बैठा हुआ है और दुश्मनों का खात्मा किसी भी छोटे से हथियार के जरिए भी, पहले सेल फोन में ब्लास्ट के जरिए भी हिजबुल्लाह के कई कमांडरों को मारा जा चुका है और अब पेजर में ब्लास्ट। आ, ये आने वाले दिनों में ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि अब युद्ध के तौर तरीके बदल गए हैं। अब वो मिसाइल और तमाम चीजों के बजाय इन छोटी छोटी चीजों को हथियार बनाया जा सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा है, युद्ध के तौर तरीकों में आमूल-चूल परिवर्तन होने लगे हैं। कोरोना के दौर में हम ये समझ चुके हैं कि अब युद्ध केवल मिसाइलों से या जो परंपरागत माध्यम है उनके माध्यम से नहीं लड़े जाने वाले हैं। वह जैविक हथियार भी हो सकता है। कोरोना का जो जीवाणु था वह क्या था, एक हथियार था या क्या था, आज तक दुनिया समझने में नाकामयाब रही है। पर इसके साथ-साथ युद्ध तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में जहाँ नए प्रश्न और नए विचार खड़े हो रहे हैं, बहुत सारे कानूनी मसले भी आएँगे। जी। क्योंकि इससे आदमी का जो खासकर जो सुरक्षा है, जीवन की सुरक्षा है, हम्म। वही खतरे में पड़ गई है। तो ठीक है। क्या कोई कानून ऐसी इजाज़त देता है, क्या फंडामेंटल जो इंसान का राइट है, हम्म। जीवन जीने का अधिकार, जो बहुत सारे देश उसको करते हैं, कि क्लोन तकनीक के आने के बाद में बहुत सारे नए प्रश्न खड़े हुए थे। इस पेजर ब्लास्ट के बाद में भी वो सारे प्रश्न हमारे सामने खड़े होने वाले जो हैं। जिसके जवाब अभी तो भी किसी के पास अभी नहीं भी है। आप अनुत्तरित। बने रहिए हमारे साथ और संजीव श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, आपसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे इसका इम्पैक्ट अब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या हो सकता है या अरब में, मिडिल ईस्ट में किस तरह की तनातनी हो सकती है, समझने की कोशिश करेंगे। चूंकि इस बीच बड़ी खबर यह है कि हिजबुल्लाह ने बड़ा बयान दिया है। पेजर हमले पर हिजबुल्लाह का बड़ा बयान। हमले के पीछे इजराइल का हाथ है। हिजबुल्लाह ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमले के पीछे इजराइल का हाथ। और हिजबुल्लाह कहीं ना कहीं भड़क चुका है। कई डिवाइस को एक साथ टारगेट किया। हिजबुल्लाह का यह बड़ा बयान, इजराइल को कड़ी सजा मिलेगी। पेजर हमले पर हिजबुल्लाह का यह बड़ा बयान और साफ है अब बदले की कार्रवाई के बारे में हिजबुल्लाह सोच रहा है। कई डिवाइस को एक साथ टारगेट किया गया, ये हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है और एक साथ ब्लास्ट भी हुआ, सीरियल ब्लास्ट हुआ पेजर हमले पर। हिजबुल्लाह ने यह बयान दिया और उस बयान के साफ मायने, तनातनी बढ़ेगी मिडिल ईस्ट में खासतौर पर। और इजराइल जो कि पहले से ही गाजा में तबाही मचा चुका है फिलिस्तीन के खिलाफ, और अब हिजबुल्लाह को एक तरह से नए तरीके से टारगेट करके बता दिया है कि इजराइल अभी रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। अब हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने सीधे सीधे धमकी दी है
कि हमले के लिए इजराइल जिम्मेदार है, बेगुनाहों को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह की धमकी कि दुश्मन को हमले की कीमत चुकानी होगी। हिजबुल्लाह के हमले से इजराइल डर गया, ये हिजबुल्लाह ने कहा। गाजा पट्टी वेस्ट बैंक पर कब्जा न करने से वो हताश है। दुश्मन को अब हमले की कीमत चुकानी होगी, विश्वासघात का बदला लिया जाएगा। हिजबुल्लाह जो कहता है वो करता है और इजराइल को कड़ी सजा मिलेगी। अब इस धमकी का असर क्या होगा, इंपैक्ट क्या होगा, संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पेजर अटैक, जिस पेजर अटैक को लेकर दुनिया अचंभित है, समझ नहीं पा रही है कि हुआ कैसे। 4 थ्योरी समझिए, उस 4 थ्योरी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। पहली थ्योरी नंबर 1, ईरानी टेररिम कंपनी ने पेजर सप्लाई की, पेजर को ईरान में हैक किया गया, सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ के बाद ये विस्फोट हुआ। ये थ्योरी हो सकती है, पहली थ्योरी ये हो सकती है। अब थ्योरी नंबर 2, दूसरी थ्योरी क्या हो सकती है? लेबनान ने जॉर्डन से पेजर आयात किया, 3 महीने पहले जॉर्डन से नए पेजर मंगाए गए। जॉर्डन में पेजरों से छेड़खानी का आरोप है और हो सकता है कि उसी छेड़खानी में पेजर में कुछ विस्फोटक चीजें रखी गई। या फिर थ्योरी नंबर 3, तीसरी थ्योरी क्या हो सकती है? ब्लास्ट हुए सभी पेजर मोटोरोला के हैं। मोटोरोला इजराइल की मिली भगत हो सकती है। पेजर कंपनी ने ब्लास्ट की तकनीक बताई होगी और उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग जब की जाती है पेजर की, उसी दौरान इस तरह की कुछ ब्लास्ट की तकनीक अपनाई गई होगी। थ्योरी नंबर 4 क्या है? मोसाद ने पेजर की बैटरियों में छेड़खानी की और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से पेजर में विस्फोट हुआ। कई जगह पर यह कहा जाता है कि बैटरी ओवरहीट कर दिया गया रिमोट के जरिए और उसके बाद फिर ब्लास्ट कर दिया गया। तो कई सारी थ्योरीज अभी सामने आ रही हैं, लेकिन अभी भी किसी के पास स्पष्ट जवाब नहीं है कि आखिर पेजर से ब्लास्ट कैसे हो सकता है। लेकिन इसका असर क्या होगा? अब संजीव श्रीवास्तव जी, पहले से ही तनाव और अब पेजर ब्लास्ट के बाद हिजबुल्लाह की यह धमकी, आपको लगता है आने वाले दिनों में बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है मिडिल ईस्ट, खासतौर पर अरब देशों में? देखिए, सबसे पहले जहाँ तक हिजबुल्लाह का इज़राइल के विरुद्ध दिए जाने वाले इस तरह के बयानों का प्रश्न है, तो आप जानते हैं कि इज़राइल ने हाल के समय में लेबनान के हिजबुल्लाह के एक टॉप कमांडर को बैरूत में मार गिराया था। और उसके बाद से और उसके पहले भी आपने देखा किस तरीके से हमास के जो चीफ इस्माइल हानिया की को इज़राइल के एजेंसीज के द्वारा ईरान की राजधानी तेहरान में एलिमिनेट किया गया था। हालांकि इस्माइल हानिया के संदर्भ में इज़राइल ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी, लेकिन जहां तक लेबनान में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को मार गिराने का जो इज़राइल ने ऑपरेशन किया था बैरूत में, उसकी जिम्मेदारी इज़राइल ने ली थी। और उसके बाद से इस बात की लगातार आशंका थी कि जो हिजबुल्लाह है वो इज़राइल पर कोई बड़ा हमला कर सकता है। और ईरान में इस्माइल हानिया की हत्या के बाद इस बात की भी संभावना थी कि ईरान हिजबुल्लाह के माध्यम से इज़राइल पर कोई बड़ा हमला कर सकता है। तो इज़राइल के अंदर जो है हिजबुल्लाह को लेकर के पहले से ही बड़ी आशंकाएं थी कि हिजबुल्लाह समय की ताक में है और वो समय आने पर कोई बड़ा हमला कर सकता है। और जाहिर है कि इज़राइल ने ऐसे किसी हिजबुल्लाह के द्वारा किए जा रहे हमले के पहले ही बड़ी कार्रवाइयां की हैं। और मेरा ऐसा मानना है, मेरे असेसमेंट के मुताबिक, ये जो इज़राइल का ऑपरेशन है ये उसी हिजबुल्लाह के विरुद्ध की जाने वाली जो पहले से ही जो प्रीएम्प्टिव जो उसकी जो कार्रवाइयां हैं उसी का हिस्सा है। और हिजबुल्लाह इससे निसंदेह दबाव में है। हिजबुल्लाह धमकी तो अवश्य दे रहा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मेजर अनप्रेसिडेंटेड अटैक है जो कि ईरान कैसे लेगा इसे? ईरान कैसे ले सकता है इसे? अमेरिका तो अपील कर रहा है कि भाई ईरान इसे ज्यादा तुल ना दे। देखिए, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जहां तक ईरान के लेबनान में एम्बेसडर हैं, वो भी इस पूरे पेजर ब्लास्ट में घायल हुए हैं। और ईरान भी जाहिर है कि इसकी आलोचना करेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो भी कार्रवाई भविष्य में अगर होगी तो वो हिजबुल्लाह के स्तर पर ही होगी। ईरान कोई डायरेक्ट कोई हमला इज़राइल के ऊपर करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे में उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ईरान और इज़राइल के बीच में यदि कोई डायरेक्ट जंग होती है तो आप इसे स्पष्ट मान लीजिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरी तरीके से खुल के मैदान में सामने आ जाएगा और ईरान उसको सस्टेन नहीं कर सकता ऐसे सिचुएशन को। लेकिन जो ईरान अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के माध्यम से ही जो कोई कार्रवाई अगर भविष्य में वो करता है तो वो करेगा। लेकिन
जहां तक इसराइल का प्रश्न है तो इसराइल पहले से ही, जैसे मैंने कहा, कि जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स लगातार कर रहा है। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि इस तरीके का जो अनप्रेसिडेंटेड साइबर अटैक जो किया जाना, ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और इस तरीके के ट्रेंड अगर मॉडर्न वॉरफेयर में शुरू हो जाते हैं कि मोबाइल डोमेन का, साइबर डोमेन का इस्तेमाल इस तरीके की मास इंजरीज को करने में, और संभव है कि अगर इसी तरीके के ट्रेंड बढ़े तो जो मास डिस्ट्रक्शन के जो वेपन्स हैं उसके इस्तेमाल का ट्रेंड शुरू हो सकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस तरीके के वेपन्स का और इस तरह की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करने से राष्ट्रों को बचना चाहिए। और ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अच्छे संकेत नहीं है। मॉडर्न वॉरफेयर में इस तरीके की मास कैजुअलिटीज को और मास इंजरीज को कराना, मेरा ऐसा मानना है कि इसके संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गहराई से विचार करना होगा। और आज इजराइल ने अभी हालांकि कोई इसमें स्पष्ट उसने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ये स्पष्ट है कि ये जो पूरा ऑपरेशन है वो इजराइल की तरफ से कंडक्ट किया गया है और इसमें अनेक निर्दोष लोग भी इसमें इंजर्ड हुए हैं। और यदि इसी तरीके के ट्रेंड्स स्टेट एक्टर्स के द्वारा और भविष्य में यदि नॉन स्टेट एक्टर्स भी इस तरीके की कोई कैपेबिलिटी हासिल करते हैं तो ये पूरे विश्व के सुरक्षा को खतरे में डालेगा, पूरी मानवता को खतरे में डालेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस तरीके की जो टेक्नोलॉजीज, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए साइबर डोमेन में इस तरीके का बड़ा हमला किया करना, ये पूरे मानवता के हित में नहीं है। और इस तरीके के हमले को करने और वाकई से राष्ट्रों को बचना अभी स्थिति ऐसी है कि यूएस भी समझ नहीं पा रहा है। यूएस भी अब इसकी जांच कर रहा है कि ये हुआ कैसे पेजर अटैक, और अगर इस तरह का अटैक किया जा सकता है, अगर किसी ने ये करके दिखा दिया तो बाकी दूसरे देश भी इसे फॉलो करने लगेंगे। तब तो ये हो जाएगा कि अब साहब परमाणु जंग की बात छोड़िए, अब तो छोटी छोटी डिवाइस के ज़रिए दूसरे देशों के तमाम राजदूत या नेताओं या कमांडर्स को मारा जा सकता है। ये अपने आप में एक अलग ट्रेंड और ख़तरनाक ट्रेंड चल पड़ेगा। इस बीच एक वीडियो सामने आया है, पेजर अटैक का नया वीडियो सामने आया है और ये तस्वीर भी बता रही है कि देखिए, सब्जी खरीद रहा शख्स, पेजर उसके पास ब्लास्ट हो जाता है। आप सोचिए कि बाजार में, मार्केट में सब्जी कोई खरीदने जाता है, उसके पास मोबाइल या पेजर है, मोबाइल भी हो सकता है, तो पेजर ब्लास्ट हो जाता है। बाजार में भगदड़ मचती है, लोग समझ नहीं पाते हैं। पेजर ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी मच जाती है अस्पतालों में, उसके बाद एक के बाद एक ब्लास्ट होने लगते हैं और घायलों की लंबी लाइन लग जाती है अस्पतालों में। और ये तस्वीर वही तस्वीर है, सब्जी खरीदने गया वो शख्स, अचानक धमाका, पेजर में धमाका होता है और देखिए वहां एक शख्स नीचे गिर पड़ता है, दूसरा भागता है किसी तरह से, कोई कुछ समझ नहीं पाता। एक शख्स देखने की कोशिश करता है कि आखिर हुआ क्या यहाँ पर, फिर एक और ब्लास्ट होता है और उसके बाद बाजार में भगदड़ मचती है। ये न सिर्फ आप बता रहा है कि अब टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से युद्ध लड़े जा रहे हैं। इजराइल अब उन तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है जो आम रोजमर्रा की चीजें हैं, आम लोगों के पास हैं। और संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही अरविंद सिंह तेजावत भी हैं। अरविंद जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, देखिए इसका इम्पैक्ट क्या होगा? बिल्कुल हिजबुल्लाह धमकी दे रहा है या फिर ईरान का रुख क्या होगा, अमेरिका अपील कर रहा है, ये तमाम तनाव की स्थिति तो बनी हुई है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस तरह जो आम रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, डिवाइस हैं, कम्युनिकेशन डिवाइस हैं, मोबाइल ही हम ले लीजिए, मोबाइल हमारे पास है और ये मोबाइल अगर यहाँ पर रखा हुआ है, मोबाइल में हम कैसे समझें या पेजर में कैसे समझें कि ख़तरनाक चीज़ें नहीं हो सकती हैं? कोई दूर बैठा शख्स मोबाइल या पेजर या किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस की बैटरी को ओवरहीट कर सकता है क्या? ओवरहीट करके ब्लास्ट कर सकता है क्या? ये तो अलग ट्रेंड चल पड़ा। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। दरअसल इस तकनीक पे काम पिछले 1 डिकेड से हो रहा है, 1 दशक से भी अधिक समय में, पर ये खासकर अमेरिका में इस पे ज्यादा रिसर्च हो रही थी। पर इस पूरे काम में क्या एकदम अचानक से इजराइल बढ़त ले ले, इस चीज की उम्मीद नहीं थी, तो अचानक से बढ़त ले ली है। और मुझे ऐसा लगता है कि यह आगे आने वाले समय में बहुत ही खतरनाक होने वाला है। जैसे कि संजीव साहब ने भी पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि यह मूलतः अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का तो उल्लंघन है ही, उसके साथ साथ बहुत सारे नए प्रश्न भी खड़े हो रहे हैं। और आपने भी बिल्कुल ठीक कहा कि ये पूरा आगे आने वाला जो युद्ध है,
वो पूरा ही तकनीकी आधारित होने वाला है। और इसका कारण ये है कि एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि अब जो युद्ध हैं पिछले काफी लंबे शताब्दियों से तकनीक के आधार पर जीते जा रहे हैं। मानस सांगा की सेना में 80,000 से भी अधिक सैनिक होने के बावजूद एक बाबर जो है वह केवल 15,000 सैनिकों के माध्यम से खानवा के युद्ध में अगर सांगा को हरा देता है तो वह जी। केवल तकनीकी थी, और वो तकनीक थी तोप और बारूद की। तो तकनीक के क्षेत्र में यह एक बहुत बड़ा और एकदम बहुत ही नया परिवर्तन है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। भले इस घटना को हम जिस तरीके से विध्वंस हुआ है, केवल 19-20 लोगों का जो मरने की जो सूचनाएं मिली हैं, अभी आज सुबह तक जो 9 लोगों के मरने की सूचनाएं थी, और अभी उसमें वृद्धि होकर 19-20 हो गए। तो यह तो है कि इतने बड़े पैमाने पे भले ही लोग नहीं मरे हो, पर आगे आने नहीं, वाले लेकिन इसमें समय में सबसे यह खतरनाक चीज है कि किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को अगर निशाना बनाने की कोशिश हो सकती है, इसमें राजदूत को निशाना बनाने की कोशिश होती है, इसमें किसी बिल्कुल कमांडर को, सैन्य कमांडर किसी देश का हो, उसे मारने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि सबके पास कम्युनिकेशन डिवाइस तो हैं आज की तारीख में, सब रखते हैं, सब कैरी करते हैं। तो ये बड़ा खतरा इसलिए भी है कि ये जरूर मास लेवल पर नुकसान नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ, दुश्मन देश के राष्ट्राध्यक्ष समेत तमाम कमांडर हों या राजदूत हों, एम्बेसडर हों, नेता हों, उन्हें खत्म करने के लिए ये एक नया ट्रेंड चल पड़ सकता है और ये बड़ा खतरनाक भी है। इस बीच ये खतरनाक ट्रेंड लगातार जारी है। लेबनान में पेजर ब्लास्ट हुआ। आप रहिए हमारे साथ, अरविंद जी और संजीव श्रीवास्तव जी भी बने हुए हैं। इस बीच बड़ी खबर, सीरिया में भी कई जगह पेजर अटैक हुआ है। पेजर ब्लास्ट से सीरिया में 7 लोगों की मौत हुई है। 2 देशों के राजदूत घायल हुए हैं पेजर ब्लास्ट में। जैसा कि मैंने कहा पहले भी कि ये राजदूतों को निशाना बनाया जा सकता है इस पेजर ब्लास्ट के जरिए, इस तरह के कम्युनिकेशन डिवाइस में ब्लास्ट के जरिए राष्ट्राध्यक्षों को, सैन्य कमांडरों को। तो ये युद्ध का एक नया स्टाइल आप इसे मान सकते हैं। तो पेजर ब्लास्ट में 2 देशों के राजदूत घायल हुए हैं, ईरान के राजदूत भी जख्मी हुए हैं। सीरिया में भी कई जगह पेजर अटैक, लेबनान के बाद। और एक और ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, लेबनान में पेजर अटैक पर 4 थ्योरी सामने आई है और अभी इसमें जो चारों थ्योरी है उस थ्योरी को लेकर कोई पुष्टि नहीं, लेकिन पहली थ्योरी है कि ईरान में हैकिंग की गई। दूसरी थ्योरी ये कह रही है कि जॉर्डन में गड़बड़ी की गई। तीसरी थ्योरी है क्योंकि मोटोरोला का ये पेजर था, मोटोरोला कंपनी और इजराइल की ये मिली भगत हो सकती है। चौथी थ्योरी, मोसाद जो खुफिया एजेंसी है, मोसाद ने विस्फोटक पेजर भेजे। ये चारों थ्योरी है। यूएस भी इसकी जांच कर रहा है और पूरी दुनिया भी इससे अचंभित है। पूरी दुनिया भी समझ नहीं पा रही कि आखिर ये हुआ कैसे। संजीव श्रीवास्तव और अरविंद हमारे साथ, अरविंद सिंह तेजावत जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार दोनों हैं। दोनों भी आश्चर्यचकित हैं कि आखिर ये हुआ कैसे, लेकिन ये खतरनाक ट्रेंड हो सकता है। अब आखिरी के 30 सेकंड में संजीव जी और अरविंद जी आपसे दोनों का कमेंट चाहूंगा, क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा। सीरिया में भी अब ब्लास्ट, पेजर ब्लास्ट, वहां भी राजदूतों को निशाना बनाया गया है, ईरान के राजदूत जख्मी हैं। जी, देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस संदर्भ में एक गहरा संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और जैसा कि हम न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन के संदर्भ में जो कन्वेंशंस बनाए गए हैं कि इस तरीके के जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसी तरीके से अब साइबर डोमेन के संदर्भ में भी एक कन्वेंशन की आवश्यकता है, ताकि कोई भी स्टेट हो, एक्टर हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, इस तरीके के जो मास इंजरीज को कराने का और मास कैजुअलिटीज को भी ये जो है कर सकता है। और इस तरीके के कन्वेंशन की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बनाने की आवश्यकता है कि जिसमें कैसे जो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज के जो दुरुपयोग को रोका जा सके। और मेरा ऐसा मानना है कि इसके संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को। ओके सर, अरविंद जी जल्दी से 20 सेकंड सर प्लीज, समय कम है, क्लोजिंग कमेंट। इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम होने वाले हैं, क्योंकि यह एक तरीके से फ्यूडलिज्म की तरफ भी वापस, हमें रिग्रेसिव डेवलपमेंट की तरफ भी हमारा वो रुख हो सकता है, क्योंकि अब जो विदेशी कंपनियां हैं वो ज्यादा रिलायबल नहीं रहेगी। और ऐसे में क्या होगा कि जो इस तरीके के जो प्रोडक्शन होंगे वो मुझे लगता है कि कंट्री लेवल पर लिमिटेड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज आ रहे हैं। तो एक जो ग्लोबलाइजेशन को लेकर जो एक हमारी सोच उभर रही थी और उससे जो वर्ल्ड इकोनॉमी को एक जो बूस्ट मिला था, मुझे लगता है कि उसको भी धक्का लगने की संभावना है। और जैसा कि संजीव साहब ने कहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी उल्लंघन है,
तो बहुत सारी नई समस्या और नए प्रश्न खड़े होने वाले हैं। इस बिल्कुल, मामले और में उनका इज़राइल जवाब साफ-साफ मना कर देगा। जरूरी है कि जल्द से जल्द खोजा जाए। बहुत शुक्रिया संजीव श्रीवास्तव जी और अरविंद सिंह तेजावत जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर है ये नया तरीका